हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे काउंट इवन लेंथ का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक नंबर n गिवन होगा और हमें ऐसे बाइनरी सीक्वेंस का काउंट फाइंड करना है जिसका 2n लेंथ हो और सम ऑफ फर्स्ट n बिट सम ऑफ लास्ट n बिट के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो 2n लेंथ का बाइनरी सीक्वेंस होगा उसे आप दो पार्ट में डिवाइड करें और स्टार्टिंग के n बिट के सीक्वेंस का सम फाइंड करें और एंडिंग के n बिट का सम फाइंड करें और दोनों यदि इक्वल है तो वैसे सीक्वेंस को आप कंसीडर करेंगे अपने काउंट में और इस टोटल काउंट को आपको 10 टू पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलस लेकर के एज ए आंसर रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं n इक्वल टू 2 गिवन है। मतलब हमें 4 लेंथ का सीक्वेंस जनरेट करना है और उसे डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग के 2 बिट और एंडिंग के 2 बिट और सीक्वेंस हम जनरेट करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा कुछ सीक्वेंस आएगा। जैसे इस सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर 1 1 रखा गया है और यहाँ पर 1 1 रखा गया है और इसके सम को देखें तो इसका सम 2 है और इसका भी सम 2 है जो कि इक्वल है एक दूसरे से, इसीलिए इसे कंसिडर किया गया है। तो ऐसे सीक्वेंस हमारे पास 6 है, इसीलिए यहाँ पर 6 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली यदि हमारे पास n इक्वल टू 1 होता तो उस केस में हमें 2 लेंथ के सीक्वेंस जनरेट करने होते जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर n का मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 5 हो सकता है और इस प्रॉब्लम को हमें n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ n स्पेस कम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों में सॉल्व करेंगे। चलते हैं उसके लिए अब हम लॉजिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया है कि स्टार्टिंग के n बिट जो होंगे और एंडिंग के n बिट जो होंगे उन दोनों के समेशन इक्वल हमें करना है। ये जो 2n लेंथ का सीक्वेंस हम जनरेट जो करेंगे और हम जानते हैं कि बाइनरी सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 एग्जिस्ट करता है और समेशन में सिर्फ और सिर्फ इस 1 का ही कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस साइड 1 एग्जिस्ट करेगा उतना ही इस साइड भी 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेट बिट दोनों पोर्शन में इक्वल होना चाहिए। अब यदि हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो इसमें 0 से लेकर के n के बीच में नंबर ऑफ सेट बिट हो सकते हैं। मतलब इस पोर्शन में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई सेट बिट हो ही ना, या ये हो सकता है कि एक ही सेट बिट हो या फिर दो हो। ऐसे करके n नंबर ऑफ सेट बिट पॉसिबल है। जैसे इस बातों को यहाँ पर मान लीजिए n का वैल्यू 3 गिवन होता तो उसके लिए हमें 0 से लेकर के 3 सेट बिट पॉसिबल है इस पोर्शन में, जो कि कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। यदि 0 बिट होता है तो 3 लेंथ का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा और उसके जो बाद वाले सीक्वेंस होंगे वो भी सिमिलर फॉर्म का होना चाहिए। मतलब उसमें भी 0 ही सेट बिट होना चाहिए जो कि सेम यही वाला होगा जो कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली यदि हम 1 सेट बिट को कंसिडर करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल सीक्वेंस ये सब हो सकते हैं n लेंथ का, और सिमिलरली n लेंथ जिसमें 1 सेट बिट हो वो सिमिलर यही होगा और इससे हम 2n लेंथ का इजीली जनरेट कर लेंगे। जो कि यदि हम इस सीक्वेंस को कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें तो 0 0 1 0 0 1 आएगा हमारा 2n लेंथ का सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ पर इसके जगह पर 0 1 0 भी रख सकते हैं और 1 0 0 भी रख सकते हैं। मतलब इसके साथ 3 डिफरेंट सीक्वेंस जनरेट हो सकते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी 3 होंगे और इसके साथ भी 3 होंगे। मतलब टोटल 3 इंटू 3 जो कि 9 होगा। सिमिलरली यदि हम दो सेट बिट की बात करें जो कि इस n लेंथ में होगा तो वो सीक्वेंस कुछ n लेंथ का ये होगा। मतलब 3 लेंथ का यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं
और 3 लेंथ का ये भी n बिट का नंबर है, और इस दोनों से जो 2n लेंथ का कॉम्बिनेशन होगा वो 9 पॉसिबल है। सिमिलरली यदि 3 बिट सेट है तो सीक्वेंस हमारा 3 लेंथ का कुछ ये होगा, और इससे जो 2n लेंथ का सीक्वेंस बनेगा वो एक ही बन पाएगा, और टोटल यदि हम इन चारों का सम कर दें तो वो 20 होगा, और इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है 2n लेंथ का गिवन कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यदि हम ऐसा ही जो गिवन नंबर n होगा उसके लिए 0 से लेकर n तक कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उन सभी को फाइंड कर ले और ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। और ये जो वैल्यू है हर एक सेट बिट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे n इक्वल टू 3 है और हमें एक सेट बिट रखना है, उस केस में 3C1 होगा हमारा वैल्यू जो कि कॉम्बिनेशन है। यदि n एलिमेंट में से आपको r एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है तो NCR फार्मूला यही हमारा कहलाता है। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास n डिफरेंट पोजीशन है फिल करने के और उसमें r पोजीशन को सिलेक्ट करना है, तो आप सिंपली n में से r पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें तो n यहाँ पर 3 है और एक बिट को सिलेक्ट करना है, मतलब एक पोजीशन को सिलेक्ट करना है, इसीलिए हमें 3 पोजीशन में से एक पोजीशन को सिलेक्ट किया है जिसका वैल्यू 3 आएगा। मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन होंगे और इनका प्रोडक्ट इसके इटसेल्फ से हम यदि फाइंड कर ले तो वो हमारा 9 होगा, जो कि यहाँ पर 9 है। तो हमारा प्रॉब्लम सिंपली अब ये रिड्यूस हो गया कि हमें NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस ये आगे बढ़ते जाएगा जब तक NCN इंटू NCN ना हो जाए, और यही हमारा आंसर होगा और इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। और NCR का फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, और फैक्टोरियल हमारा जैसे फैक्टोरियल n ये होता है कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ये 1 तक चलता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें सिंपली ये वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो चलते हैं अब हम इसके लिए कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक मॉड नाम का वेरिएबल 10⁻9+7 से लॉन्ग टाइप का ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम पावर फंक्शन, ऐड फंक्शन, मल्टी और डिवाइड फंक्शन समझते हैं। ऐड फंक्शन हमारा a प्लस बी मॉडुलस के साथ रिटर्न करेगा जो कि कुछ इस तरीके से है। सिमिलरली मल्टी फंक्शन हमारा a इंटू बी करके मॉडुलस के साथ रिटर्न करेगा, और डिवाइड फंक्शन हमारा a बाय बी मॉडुलस के साथ रिटर्न करेगा। और इस a बाय बी को करने के लिए हमें ये पावर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि a बाय बी हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडुलस के साथ। इसे हमें a मॉडुलस मॉड इंटू बी टू द पावर मॉड -2 मॉडुलस मॉड कैलकुलेट करना होता है, जो कि मॉडुलस इनवर्स का कंसेप्ट है। और इस डिवाइड फंक्शन में हमने सिंपली a को मल्टीप्लाई कर दिया है पावर ऑफ b टू द पावर मॉड -2 से, और वही रिटर्न कर देंगे। और पावर फंक्शन भी हमें a टू द पावर b मॉडुलस के साथ रिटर्न करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, और ये लॉग एन टाइम में पावर कैलकुलेशन करेगा। अब हम यहाँ पर कंप्यूट वैल्यू फंक्शन को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 ऐसे ही करके NCN इंटू NCN तक फाइंड करना है। और यदि इसको आगे और एक्सपेंड करें तो आपको दिखेगा कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 ये होगा, और मल्टीप्लाई में सेम थिंग रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आइएगा तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, और इधर मल्टीप्लीकेशन में सेम रहेगा। सिमिलरली ये आगे प्रोसीड करेगा। अब यदि हम यहाँ पर इस चीज को देखें तो ऊपर में फैक्टोरियल n की हमें रिक्वायरमेंट है हर एक जगह,
और नीचे में हमें दो चीजें चाहिए, फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल आर, जैसे एनसीआर के लिए होता है। उसके लिए सबसे पहले हम फैक्टोरियल n यदि कैलकुलेट कर लें, उससे ये वैल्यू हो जाएगा हमें फाइंड। और नीचे वाला ये जो वैल्यू है, यदि टोटल फैक्टोरियल n हमें मालूम है तो उसको हर एक टाइम n से डिवाइड करते जाए। मतलब यहाँ पर n से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल n को, यहाँ पर हम फैक्टोरियल n को n माइनस 1 इंटू n से डिवाइड कर देंगे। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम फैक्ट n जो कि फैक्टोरियल n कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फैक्ट n को हम 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, और फिर हम फैक्ट n में 1 से लेकर n तक के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि फैक्ट n को हम अपडेट करेंगे मल्टी ऑफ फैक्ट n कोमा i से, जिससे हर एक i हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से लेकर n तक। और उसके बाद हम फैक्ट nr जो कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r स्टोर करेगा, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें फैक्ट n ही चाहिए, इसीलिए हम फैक्ट n माइनस r को फैक्ट n से अपडेट किया है। और फैक्ट r जो कि ये वाला वैल्यू है, उसे हम इनिशियली 1 रखा है, और उसके बाद एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है। और फिर हम सिंपली हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए 0 से लेकर n तक हम लूप रन करेंगे और r को हर एक टाइम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और उसके बाद हमें ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि हम सिंपली फैक्टोरियल n माइनस आर को मल्टीप्लाई कर लेंगे फैक्टोरियल r से, वही हमारा वैल्यू होगा। और जो एक्चुअल ये वैल्यू होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, वो हमें फैक्ट n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो होगा, और वो हम डिवाइड फंक्शन से इजीली कर सकते हैं। और फिर हम सिंपली आंसर में ऐड कर लेंगे आंसर, और वैल को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर में रख लेंगे फिर। और फिर हम ये फैक्ट आर को अपडेट करना होगा अगले वैल्यू के लिए। उसके लिए हमें सिंपली इस फैक्ट आर में r+1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें मल्टी फंक्शन करके दे देगा फैक्ट आर में r+1 से मल्टीप्लाई करके। और फिर ये जो फैक्ट एन आर है इसे भी हमें अपडेट करना होगा, उसे हम सिंपली फैक्ट एन आर को डिवाइड करना होगा n माइनस आर के वैल्यू से, जो कि हमें डिवाइड फंक्शन कैलकुलेट करके दे देगा। और यदि n इक्वल टू r होता है उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कोई भी वैल्यू से डिवाइड 0 से करेंगे तो इन्फिनिटी देगा, तो उस केस में हम अवॉइड कर जाएंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखेंगे। C++ कोड भी यहाँ पर आप देखें तो हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हमें पावर फंक्शन, ऐड फंक्शन, मल्टी और डिवाइड फंक्शन क्रिएट किए हैं, जो कि सिमिलर वेज में है। और उसके बाद हम सिंपली कंप्यूट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और इस C++ में हम एक्स्ट्रा स्पेस बिग ऑफ n का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो फार्मूला आया था उसमें फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r कैलकुलेट करना होता था। और ये फैक्टोरियल का रेंज 0 से लेकर के n तक ही लाई करेगा, जिसे हम यदि एरे के फॉर्म में स्टोर कर ले हर एक वैल्यू को, तो उससे हम सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली एक वेक्टर क्रिएट कर लिए हैं n+1 लेंथ का, और 0 से इनिशियली इनिशियलाइज कर दिया है। और फैक्टोरियल ऑफ 0 हम सिंपली पहले 1 रख दिया है, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 ही होता है। और उसके बाद हम हर एक फैक्टोरियल के इंडेक्स पर उसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। उसके लिए हम सिंपली फैक्ट ऑफ i को अपडेट कर देंगे, फैक्ट ऑफ i-1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे i से, और वही फैक्ट ऑफ i हो जाएगा। और फिर हम सिंपली एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और वैल्यू 0 से। और फिर हम r के लिए 0 से n तक लूप रन किया है और हर एक वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जो कि सिंपली हमें फैक्टोरियल n को हमें डिवाइड करना है फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर से। तो वही हम फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर को पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर इसे डिवाइड कर दिया है फैक्टोरियल n में।
और फिर आंसर में ऐड कर लिया है इस वैल्यू इनटू वैल्यू करके और आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो इस लैंग्वेज में इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि हम इस कोड की कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये पावर फंक्शन जो है बिग ऑफ लॉग बी टाइम में रन करेगा और ये सारे फंक्शन बिग ऑफ कांस्टेंट टाइम में ही रन करेगा एक्सेप्ट ये डिवाइड फंक्शन। और ये जो फंक्शन है हमारा कंप्यूट वैल्यू, इसके अंदर हम ये दो फॉर लूप रन कर रहे हैं। ये फॉर लूप हमारा बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा और ये फॉर लूप हमारा बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा, लेकिन इसके अंदर हम डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि लॉग एन टाइम रन करेगा, इसीलिए हमारा ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात यदि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोड की करें तो यहाँ पर हम वेक्टर का यूज किए हैं जो कि n+1 लेंथ का है, इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा n हो जाएगा। लेकिन यदि हम जावा लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हम सिर्फ ये 4 वेरिएबल स्टोर किया है और इसके अंदर ये 2 वेरिएबल जो कि कांस्टेंट ही है, तो इस लैंग्वेज का कम्प्लेक्सिटी स्पेस का कांस्टेंट रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।